नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 अप्रैल 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष एकादशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 27 अप्रैल को इंटरनेशनल डिज़ाइन डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि डिज़ाइन सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ को आसान और बेहतर बनाने का तरीका है, चाहे मोबाइल हो, घर हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। आज वहाँ फ्रीडम डे मनाया जाता है। ये दिन अपार्थेड के अंत और देश में डेमोक्रेसी की सुरक्षा की याद में मनाया जाता है। और भारत में आज गौ सम्मान दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन गायों की सेवा, सुरक्षा और उनके महत्व को समझाने पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भारत की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी सेक्टर की। तो ब्राजील के सौ पोलो में हुए इंटरनेशनल चीज कंपटीशन मुंडियाल डो क्यूजो डो ब्राजील में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत को एक सुपर गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला, जहां 30 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और 350 एक्सपर्ट्स ने जजिंग की। खास बात ये रही कि एलिफ्थेरिया गुलमर्ग चीज ने सुपर गोल्ड जीता, जबकि लेह का याक चर्पी सॉफ्ट और एलिफ्थेरिया बर्नोस्ट को गोल्ड मिला। अब एनर्जी सेक्टर पर नजर डालते हैं। भारत की विंड एनर्जी कैपेसिटी 56 गीगावाट के पार पहुंच गई है और देश दुनिया में 4th पोजीशन पर आ गया है। फिनेंशियल ईयर 2025-26 में 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड एडिशन हुई, जो पिछले साल से करीब 46% ज़्यादा है। गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे राज्य इस ग्रोथ में आगे रहे हैं। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो पीएम मोदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक की वापसी हुई है, जो पहले लगभग गायब हो चुके थे। साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए बड़े कंजर्वेशन इफोर्ट्स चल रहे हैं, जिसमें ब्रीडिंग सेंटर्स और साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि नेचर और ह्यूमंस एक दूसरे के साथी हैं और बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यानी एक तरफ भारत ग्लोबल स्टेज पर नाम कमा रहा है, तो दूसरी तरफ इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ पर भी बराबर फोकस कर रहा है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ठाकुर नगर स्थित मथुआ ठाकुर टेम्पल में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने कहा कि हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर के आदर्श आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद बनगांव में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी की जीत का भरोसा जताया और लोगों से अगले फेज में भी समर्थन देने की अपील की। पीएम मोदी ने रूलिंग तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मां माती मानुष स्लोगन पर सवाल उठाए और कहा कि वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस लाना चाहती है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का भी जिक्र किया। इलेक्शन अपडेट की बात करें तो पहले फेज में वेस्ट बंगाल में 91.78% वोटिंग दर्ज हुई है। दूसरा फेज 29 अप्रैल को होगा और काउंटिंग 4 मई को होगी। यानी वेस्ट बंगाल में चुनावी मुकाबला अब और भी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। प्रधानमंत्री के अगले 2 दिन बेहद व्यस्त रहने वाले हैं, जहां एक तरफ पूर्वोत्तर और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बड़े विकास कार्यक्रम होने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज से सिक्किम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। यहां वह गंगटोक में ऑर्चिड एरियम जाएंगे, जहां स्टेट की फ्लोरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज को दिखाया जाएगा। इसके बाद वह सिक्किम के 50 साल पूरे होने के समारोह में पालजोर स्टेडियम में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर से जुड़े हैं। इनमें खास है नामची में 100 बेड आयुर्वेदा हॉस्पिटल और एनआईटी देवराली में 30 बेड सोवा रिगबा हॉस्पिटल शामिल है। साथ ही तीस्ता नदी पर 2 बड़े स्टील आर्क ब्रिजेस बनाए जाएंगे, जो नामची और गंगटोक को जोड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम समझिए, जो कि कल से होने वाला है। प्रधानमंत्री वाराणसी में महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यहाँ 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। वह 2 नई ट्रेन भी शुरू करेंगे, बनारस पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस और अयोध्या मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ टेम्पल में पूजा और दर्शन करेंगे। फिर हरदोई में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे इनोग्रेट करेंगे, जिसकी लागत करीब 36,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे से मीरठ से प्रयागराज का सफर 10 से 12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे हो जाएगा। इसमें एक खास फीचर भी है। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबा इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाया गया है। यानी साफ है कि यह दौरा सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को ग्राउंड पर तेजी देने का बड़ा कदम है।
अमेरिका से एक अहम खबर सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में हुए सिक्योरिटी इंसिडेंट पर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने राहत जताई कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस सुरक्षित और सकुशल हैं। उन्होंने अपने संदेश में उनकी सुरक्षा और कुशलता की कामना की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा होनी चाहिए। यानी भारत ने इस घटना पर चिंता जताते हुए शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश से एक अहम अपडेट सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश जाएंगी। इस दौरान वह शिमला के मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास मशोबरा में ठहरेंगी। दौरे के पहले दिन गवर्नर द्वारा आयोजित बैंकेट में शामिल होंगी। बुधवार को अटल टनल का दौरा करेंगी। गुरुवार को पालमपुर में सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन समारोह में हिस्सा लेंगी। इसी दिन मशोबरा में एट होम रिसेप्शन भी आयोजित किया जाएगा। दौरे के अंतिम दिन शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा करेंगी। यानी राष्ट्रपति का यह दौरा एजुकेशन, डिफेंस और रीजनल इंगेजमेंट को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत यूएई रिलेशंस को लेकर एक अहम कूटनीतिक मुलाकात सामने आई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने, रीजनल सिचुएशन और म्यूचुअल इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। एम्बेसी ऑफ इंडिया अबू धाबी के अनुसार यह बैठक इंडिया और यूएई के बीच गहराते रिश्तों को दर्शाती है। डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड और रीजनल कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। यानी इंडिया और यूएई अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। 7वां ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक 2026 उज्बेकिस्तान के नमनगन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के अनुसार 2 हफ्तों तक चले इस एक्सरसाइज में इंटेंसिव ज्वाइंट ट्रेनिंग की गई। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मजबूत हुई। खास तौर पर सेमी माउंटेनियस टेरन में ऑपरेशनल स्किल्स को बेहतर बनाया गया। इस एक्सरसाइज में टैक्टिकल ड्रिल्स, स्पेशल आर्म्स ट्रेनिंग और इंटीग्रेटेड ज्वाइंट मिशंस की फाइनल वैलिडेशन की गई। यानी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन लगातार मजबूत हो रहा है। वेस्ट एशिया की स्थिति के बीच भारत सरकार ने की सेक्टर्स को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। सबसे पहले एलपीजी सप्लाई की बात करें तो देश भर में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। कल ही 51,08,000 से ज़्यादा सिलेंडर्स डिलीवर किए गए। पीएनजी सेक्टर में अब तक 42,500 से ज़्यादा कंज्यूमर्स एलपीजी छोड़कर पीएनजी से जुड़े हैं। मार्च 2026 से 5,45,000 पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाइड हुए और 2,62,000 नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। मैरीटाइम सेक्टर में गल्फ रीजन से अब तक 2,764 से ज़्यादा भारतीय नाविक सुरक्षित वापस लाए गए, जिनमें से 24 नाविक पिछले 24 घंटे में लौटे। एयर ट्रैवल अपडेट की बात करें तो 28 फरवरी से अब तक 12,96,000 पैसेंजर्स वेस्ट एशिया से भारत आ चुके हैं। यानी भारत सरकार एनर्जी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और नागरिकों की सुरक्षा तीनों मोर्चों पर लगातार नज़र बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश से एक अहम अपडेट सामने आया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश जाएंगे। इस दौरे के दौरान विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। ये दौरा एजुकेशन सेक्टर और एकेडमिक एक्सीलेंस को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी देश के टॉप लीडर्स की मौजूदगी हायर एजुकेशन को और प्रोत्साहन देने वाली है। देश में गेहूं उत्पादन को लेकर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कहा कि 2025-26 में गेहूं उत्पादन चुनौतियों के बावजूद स्थिर और मजबूत बना हुआ है। इस बार गेहूं की बुआई 33.4 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में हुई। किसानों द्वारा अपनाए गए अर्ली सोइंग एंड अडेप्टिव टेक्निक्स से फसल को काफ़ी फायदा मिला। हालांकि फरवरी में असामान्य गर्मी और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि व बारिश से थोड़ा नुकसान हुआ है। इससे ग्रेन फिलिंग और क्वालिटी पर असर पड़ा। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी बड़े पेस्ट या डिजीज़ का असर नहीं पड़ा। वीड इन्फेस्टेशन भी कम रहा। साथ ही 0.6 मिलियन हेक्टेयर ज़्यादा क्षेत्र में खेती ने नुकसान की भरपाई करने में मदद की। इम्प्रूव्ड और क्लाइमेट रिसिलिएंट सीड्स के इस्तेमाल से फसल ज़्यादा मजबूत बनी रही। यानी कुल मिलाकर लोकलाइज्ड नुकसान के बावजूद देश में गेहूं उत्पादन स्थिर और संतुलित बना हुआ है।
अमेरिका से एक बड़ी सुरक्षा घटना सामने आई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन हिल्टन में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। घटना उस समय हुई जब लॉबी एरिया में गनशॉट जैसी आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को भी तुरंत बाहर निकाला गया। सभी नेता सुरक्षित और बिना घायल बताए गए हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अटैकर को सीक्रेट सर्विस और लॉ इन्फोर्समेंट ने तुरंत काबू कर लिया। एक ऑफिसर को गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ वेस्ट के कारण उनकी जान बच गई और हालात स्थिर हैं। ट्रंप ने कहा कि यह कार्यक्रम फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रतीक है और इसे जल्द दोबारा आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज की स्विफ्ट और करेजियस रिस्पॉन्स की सराहना की। सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी एक बड़ी सुरक्षा घटना के बावजूद सभी शीर्ष नेता सुरक्षित हैं और हालात अब नियंत्रण में है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच यूएस ईरान डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची पाकिस्तान से मेडिटेशन टॉक्स के बाद वापस लौट गए हैं। वहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इनवॉइस स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर का इस्लामाबाद दौरा रद्द कर दिया है, यानी टॉक्स फिलहाल ठप पड़ गई हैं। हालांकि सीज फायर से फुल स्केल फाइटिंग रुकी हुई है, लेकिन वार खत्म करने पर कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया। इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काफ़ी हद तक बंद कर दिया है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है। वहीं यूएस ने ईरान के पोर्ट्स पर ब्लॉकेड जारी रखा है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन ने कहा कि जब तक यूएस ब्लॉकेड नहीं हटाता तब तक नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का ऑफर काफ़ी नहीं है और ईरान लीडरशिप में कन्फ्यूज़न है। उन्होंने साफ कहा कि डील के लिए यूएस की शर्तें माननी होंगी। इसी बीच ओमान और रसिया जैसे देश मेडिटेशन में जुटे हैं। इजराइल लेबनान टेंशन भी बढ़ गया है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह टारगेट्स पर हमले का आदेश दिया है, यानी डिप्लोमेसी कमजोर पड़ रही है और वेस्ट एशिया में हालात अभी भी काफ़ी संवेदनशील बने हुए हैं। देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के अनुसार भारत इस वक्त ग्लोबल हीट वेव का केंद्र बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से करीब 95 शहर भारत में मौजूद हैं। कई राज्यों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, अकोला, भुवनेश्वर और भोपाल जैसे शहर सामान्य से कहीं ज़्यादा गर्मी झेल रहे हैं। आईएमडी ने साफ कहा है कि अगले 3 दिनों तक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव का असर जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी इससे प्रभावित रहेंगे। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि कई जगहों पर रातें भी गर्म रहेंगी, यानी लोगों को रात में भी राहत नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ उड़ीसा और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हैवी रेनफॉल का अनुमान है। अब असर की बात करें तो लगातार गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और कई जगह पानी की कमी भी देखने को मिल रही है। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि ज़्यादा देर धूप में न रहें, पानी ज़्यादा पिएं और खुद को ठंडा रखें। दोस्तों, यह सिर्फ गर्मी नहीं है, यह क्लाइमेट चेंज का असर है जो हर साल और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। आज सोना और चांदी के दाम में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव करीब 15,404 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है, यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,54,040 रुपये के आसपास मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 260 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,60,000 रुपये के आसपास ट्रेड हो रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।